नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। देश में इस समय सियासी भूचाल आ गया है। बात है विशेष सत्र की। 18 सितंबर से विशेष सत्र का ऐलान होने के बाद कई तरह की चर्चाएं इस समय राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। इनमें से एक चर्चा है वन इलेक्शन वन नेशन, दूसरा है महिला आरक्षण और तीसरा है यूनिक सिविल कोड। कुल मिलाकर के क्या होने वाला है, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। लेकिन विशेष सत्र की सूचना आने के बाद में विपक्ष में एकदम लामबंद हो गया है। विपक्ष का टेंशन भी बढ़ गया है, सियासी भूचाल है। विपक्ष को लगता है कि एक सगुफा है और इस सगुफे में जो तमाम सारे मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है उन मुद्दों से ध्यान हटाने की एक कवायद है। बहरहाल जो भी हो, पिछले 3 दिनों से देश में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये कैसे होगा, कैसे संभव हो पाएगा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, इसे लेकर के एक कमेटी भी बना दी गई है। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, और अधीर रंजन जी को भी इस कमेटी में रखा गया था। हरीश साल्वे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अधीर रंजन ने इस कमेटी से शामिल होने से इनकार कर दिया है। बहुत सारी बातें हैं, हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से मिलते हैं। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है, जिसका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों की स्थिरता के साथ साथ विकास के लिए भी एक गतिमान सरकार चाहिए। और इस देश से वन नेशन वन इलेक्शन यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। एक देश एक चुनाव से सरकार को फायदा। चुनावी खर्च को कम किया जा सकेगा। देश में चुनावी मूड खत्म किया जा सकेगा। लोगों को भी अपनी सरकार एक साथ चुनने का मौका मिलेगा। जनता विधायकों सांसदों को एक साथ चुन पाएगी। एमएलए एमपी को काम के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। प्रशासनिक ढांचा, सुरक्षा बल से दबाव घटेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। आजादी के बाद 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अभी जिन सीटों पर वोटर 20 लाख से ज्यादा हो गए हैं, वहां एक सामान्य और एक महिला उम्मीदवार चुनने की व्यवस्था की जा सकती है। देश में ऐसी 180 सीटें हैं जहां वोटर 18 लाख से ज्यादा हैं। सभी दल महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते रहे हैं। सरकार अगर ये कदम उठाती है तो ये 2024 के लिए सरकार का बेहद बड़ा कदम होगा।
प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ में हैं, संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, अनिल शर्मा कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं। चर्चा की शुरुआत हम संजय चौधरी जी से करते हैं। संजय चौधरी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के झटके देने की आदत पड़ गई है? अचानक से विशेष सत्र आयोजित करना या राष्ट्र को संबोधित करना, और उसके बाद में अभी तक ये पता नहीं है कि होना क्या है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बातचीत शुरू हो गई है, महिलाओं को आरक्षण की बातचीत शुरू हो गई है, यूसीसी पर बातचीत शुरू हो गई है। आखिर है क्या आधिकारिक जानकारी देने में भी कोई परेशानी थी? और यदि आधिकारिक जानकारी नहीं है तो इन सब का मतलब क्या है? संजय जी। देखिए, जैसा हमने देखा है इस बार मानसून का जो सत्र था वो पूरा का पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे के कारण लगभग शून्य स्थिति में पहुंच गया। उसमें जिस प्रकार से जनता के समस्याओं के समाधान के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, भारत की बेहतरी के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा के अनुरूप विचार विनिमय बिल्कुल शून्य हो गया। और मुझे लगता है इसीलिए देश की व्यापक व्यवस्थाओं को आगे ले जाने के लिए एक विशेष सत्र आहूत किया गया है। 5 दिन का ये सत्र निश्चित रूप से, जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण में कहा था कि देश आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तैयार है और इसी देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करने पड़ेंगे। इसीलिए कि देश का क्षण क्षण बचाया जाए, देश की धनराशि में से पाई बचाई जाए और कैसे देश को बेहतरी के लिए के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, उसके लिए जो भी उचित प्रबंध करने की आवश्यकता होगी, विशेष सत्र में उन पर एक व्यापक विचार विमर्श पक्ष विपक्ष और सारे सदस्यों के साथ हो सकेगा। इसी के लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है और मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसका एजेंडा जारी होगा और देश को आगे ले जाने के लिए जिन मिशन में भारतीय जनता पार्टी लगी थी, उसने 1000 से ज्यादा ऐसे कानूनों को समाप्त किया है कि जो देश के प्रशासनिक व्यवस्था में रुकावट डाल रहा था, लोगों की समस्याओं के समाधान में आड़े आ रहा था, प्रशासनिक विलंब हो रहा था। संजय जी, अभी हाल ही में जो सत्र था, मेरी बात सुनिए, अभी हाल ही में जो सत्र समाप्त हुआ है, जिसे आप कह रहे हैं कि उसमें लगभग शून्य के बराबर काम हुआ है, क्या उसी सत्र को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था? ये तो सरकार के हाथ में होता है, लोकसभा राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके हाथ में होता है। सत्र को संसद सदस्यों की अनुमति के बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सत्र समाप्त हुआ, उसके लगभग 1 महीने बाद अचानक से इस तरह से झटका देना, और एजेंडा अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है वन नेशन वन इलेक्शन की। आखिर है क्या ऐसा नहीं हो सकता था? देखिए, विशेष सत्र है तो विशेष बात ही होगी। हमने देखा है कि इसके पहले पिछले टर्म में जब नरेंद्र मोदी जी थे तब भी विशेष सत्र आहूत हुआ था और देश में जीएसटी सभी के सहमति के साथ लाई गई थी और मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा सबकी सहमति के साथ होगा। देश में जिन चीजों की चर्चा हो रही है, वो चाहे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या महिला आरक्षण की बात हो या और कोई भी जो प्रश्न है, निश्चित रूप से एजेंडा अभी सामने आने वाला है। एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन के बाद तय करती है और जैसे ही यह तय होगा विषय सामने आएगा। लेकिन देश में जिस प्रकार से लोग अपनी चर्चा में स्वीकारते हैं कि अगर एक समय चुनाव हो तो वो अच्छा होगा और लॉ कमीशन में भी बहुत सारे दलों ने अपनी सहमति जताई है, स्पष्ट रूप से इनकार करने वाले दल बहुत कम हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भी विषय अगर आएगा तो सभी के विचार विमर्श के साथ आगे बेहतर निर्णय देश ले पाएगा। ठीक है, मनोज यादव जी, आपके नेता अखिलेश यादव एक बार वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी सहमति जता चुके थे। 2019 में जब ये बात चली थी तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम तैयार हैं, आइए विधानसभा के चुनाव भी साथ करा लिए जाएं, साथ साथ सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या वो स्टैंड उसी पे कायम है या कुछ बदलाव हुआ है उसमें नीतिगत?
मनोज। देखिए, कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश का भी चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत होना चाहिए। अगर सरकार को बड़ी ही वन नेशन जैसी स्कीम का लाभ जनता और देश को देना है। इन सारी बातों को शुरू करूं इससे पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलना चाहता हूं। पैनल में बैठे सभी साथियों को याद होगा एक आया था वन नेशन वन टैक्स, और वन नेशन वन टैक्स जब आया तो वो मृगमक्षिका की तरह था। आगे बढ़ो, अभी जीएसटी सही हो जाएगा, अब देश बिल्कुल अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी, और वो चलते चलते इतने उसमें संशोधन हुए कि ना उसका सन रह गया ना शोधन रह गया, और आज तक जीएसटी कंप्लीट नहीं हो पाया कि उस जीएसटी को कैसे इस देश में लागू किया जाए। कभी कहीं कुछ घटाया जाता है, कभी कुछ बढ़ाया जाता है, और व्यापारी तबाह और परेशान हो गया। छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी और मध्यम वर्ग के जो व्यापारी थे उनकी हालत दयनीय हो गई, जो इस देश का सबसे बड़ा बाजार था। इनके बाजार मजबूत हो गए। जो पूंजीपति हैं, गिव मोर टैक्स बीजेपी पार्टी, उनके बाजार, उनके अकाउंट्स, उनकी पूंजी, वो सब बड़ा मजबूत हो गया। ठीक वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा हूं, तो ये बात मैं कहने से पहले बीजेपी के 38 में से 37 दलों को एक मैसेज देना चाहता हूं। जैसे छोटे मझोले व्यापारी खत्म हो गए, वैसे बीजेपी के 38 गठबंधन एनडीए के दलों में 38 में से 37 दल खत्म हो जाएंगे। ये मैं आपके चैलेंज के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूँ, वो खत्म हो जाएंगे। ना उनका आ रहेगा, कैसे ना मनोज जी? रहेगा, मनोज जी थोड़ा व्याख्या करिए, कैसे 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 होगा, थोड़ा समझाइए। मैं भी समझना चाहता हूँ आपकी इस थ्योरी को। मैंने इतना बेहतर उदाहरण आपको दिया कि जिस तरीके से छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी, मध्यम वर्गीय व्यापारी खत्म हुए, ठीक वैसे ही ये पार्टियां खत्म होंगी। वो इस तरह खत्म होंगी कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब चुनाव 5 साल में एक बार होगा। जहां सरकारें गिरेंगी एक बार, वहां फिर चुनाव दोबारा कराने की स्थिति आएगी। सरकार उसके लिए क्या स्टेप उठाएगी? तो एक देश में जनता के बीच में ये माइंडसेट बनेगा कि या तो ए को चुनो या तो बी को चुनो। ये छोटे राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा उसमें, ना उनको कोई चुनने की बात को साझा करेगा, और उसमें उन दलों की तो बिल्कुल मटिया मेट होने वाली है जिनके 2, 4, 5, 10 विधायक हैं। उनका काम खत्म, क्योंकि माइंडसेट दो दलीय व्यवस्था की तरफ चला जाएगा। वो गठबंधन के रूप में हो सकता है, लेकिन अगर सपोज करिए मेरी पार्टी है और मेरी पार्टी को 400 में से 225 सीटें मिल गई, तो हम अपने किस घटक दल को लेकर कितने दिन तक चल पाएंगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। इसके बाद तो हम स्वतः अगर बहुमत मिलेगा तो छोटे दलों को हम खत्म कर देंगे। ये बात मैं अपने ऊपर लेके इसलिए कह रहा हूं कि ये टेंडेंसी ऑफ पॉलिटिक्स है। तो बीजेपी भी खत्म कर देगी, और भी जो बड़े दल होंगे वो खत्म कर देंगे। तो मैं तो राजभर, अनुप्रिया पटेल, रामदास, सभी पे लागू होगा, सभी पे लागू होगा। मैं ये कह रहा हूँ, जागो नहीं तो भागो, 2 ही रास्ते हैं आपके पास। जी मनोज जी आपने एक अलग तरह की थ्योरी दी है। हमारे साथ में अनिल शर्मा जी भी बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कोई कवायद लोकसभा में होती है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा? क्योंकि कांग्रेस का स्टैंड बहुत महत्व रखता है, देश का प्रमुख विपक्षी दल है, और कांग्रेस को कितना भी कोई कांग्रेस मुक्त भारत की बात करे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता। एक पुरानी पार्टी है, आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई पार्टी है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होता था 1952 से लेकर 1967 तक एक ही चुनाव होते थे। बाद में फिर कांग्रेस ने ही सरकारें भंग करने की एक परंपरा शुरू की, और उसके बाद ये विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होने लग गए। अभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आदि उपाध्याय जी 1967 तक कंटिन्यू इलेक्शन ये एक साथ नहीं हुआ करते थे। ये एक समय सीमा थी। 1951 और 52 में इलेक्शन हुआ, फिर 1957 में हुआ, 1962 में हुआ, फिर 1967 में हुआ, और 1968-69 में कुछ राज्यों की सरकारों को एक साथ भंग किया गया।
ये प्रैक्टिकल भंग किए गए जिस प्रकार से किए गए थे जो असफल रहे, क्योंकि कभी कहीं राज्य में अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, कहीं कुछ और मामले बन जाते हैं, कहीं किसी सांसद की या विधायक की असामयिक मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में उपचुनाव होते हैं जी, और कहीं अगर आपस में जो गठबंधन है अगर वो टूटता है तो वहां पूरे प्रदेश का, पूरे राज्य का चुनाव दोबारा होता है। अगर देश का सरकार है वहां अगर गठबंधन टूटता तो वहां पुनः से चुनाव होगा। इसलिए ये प्रैक्टिकल फेल हुए। अब मैं बताता हूं आपको जी, ये ठीक है, ये अपनी जगह लाना चाहते हैं क्योंकि आर्टिकल 368, 327, 328 इसकी इजाजत देता है, लेकिन ये कई जगह पर जी, असफल इसलिए होंगे क्योंकि इसमें 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इसको लाए जाने का प्रावधान है। अब एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कांग्रेस के स्टंट का। कांग्रेस इसके साथ बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी स्टंट लेकर आई है। 9 सालों तक इनके कानों पर जू नहीं रहेंगी। इससे पहले इनकी सरकारें रही, आपको याद होगा कि जनसंघ खत्म होकर जनता पार्टी बनाई गई जिसमें मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। 1980 में उसको खत्म करके जी, भारतीय जनता पार्टी अलग बनी और भारतीय जनसंघ का अलग गठन हुआ। भारतीय जनसंघ बनी हिंदुत्ववादी पार्टी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी बनी समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा पर। उस जनसंघ को जो दरकिनार करते हुए अपने आप को शो ऑफ करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार जनहित में सरकार नहीं है। आप देख लीजिए, जब भी कोई मुद्दा ऐसा आता है जहां सरकार घिरने पर आती है, ये कोई नया सूफका छोड़ते हैं और स्थिति ये होती है कि जनता उसमें उलझ कर रह जाए। जनता को सोचने की समय नहीं मिलना चाहिए। विपक्षी एकजुटता के बाद, इंडिया गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट देखने को मिलती है। कई नियम इनके आड़े आते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मणिपुर पर, मां नहीं बोलना चाहते मणिपुर का। हरियाणा में नूह में हिंसा भड़कती है, हरियाणा का हा नहीं बोलना चाहते। देश में महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का मां नहीं बोलना चाहते। बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी का पा नहीं बोलना चाहते। अनिल जी, ये जो महिलाओं वाली बात है, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से सियासत करता है। राजस्थान में अभी 2 दिन पहले ही बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। जैसी मणिपुर में थी वैसी ही एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, उसके वीडियो वायरल हुए हैं। उसको लेकर के कोई नहीं बोल रहा है और उसको लेकर के कांग्रेस भी खामोश है, राहुल गांधी भी खामोश है, सब खामोश है। बात केवल एक दल की नहीं है। महिलाओं की जब भी बात आती है, सब अपने अपने तरीके से अपना अपना फेस बचाने की कोशिश करते हैं। अनिल शर्मा जी, तो ये बहुत शर्मनाक है और सभी राजनीतिक दलों के लिए मैं कह रहा हूं, किसी एक दल के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कसरत करनी है उसमें बड़ा अंतर है। ये कहते काले धन पर भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। ये नोटबंदी लेकर आई। नोटबंदी लाने का इनका उद्देश्य था कि एक झटके से इन्हें नोटबंदी की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो संवैधानिक तरीके से होना चाहिए तो वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आनंद फानंद में रात के 12 बजे घोषणा कर दी। ठीक है, नोटबंदी मामला पुराना हो गया, जनता ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा में भेजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। इसलिए नोटबंदी की बात आज जब भी हम करते हैं तो उसको लेकर के जनता बहुत गंभीर नहीं होती। प्रमोद गोस्वामी जी, इस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी हाल ही में एक कमेटी गठित की गई है 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के, जो अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को बनाया गया है। अधीर रंजन जी भी उस कमेटी में थे, लेकिन उन्होंने उस कमेटी में शामिल होने से मना कर दिया और भी मानिंद लोग उस कमेटी में हैं। मेरा कहना यह है कि मान लीजिए ये कमेटी अपनी रिपोर्ट कब देगी, तो अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट बहुत बाद में देगी तो ये जो विशेष सत्र है इसमें किस तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे को उठाया जाएगा या लाया जाएगा, या केवल ये सत्र इसलिए है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो कमेटी गठित की गई है उसको लेकर के कोई चुनाव की समय सीमा ये तय करने वाले हैं। जैसे कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद में 24 में 2 आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के चुनाव हैं। इसी तरह से उसके बाद लोकसभा के चुनाव और उसके बाद हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव हैं। लगातार चुनाव
हर 6 महीने बाद लगे रहते हैं। तो क्या कोई आपको लगता है कि उसका कोई ऑपरेशनल सिस्टम लोकसभा में लागू किया जाएगा? क्योंकि अगर कमेटी अभी बनी है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के विशेष सत्र में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। उपाध्याय जी, प्रमोद जी, ये बड़ा फैसला होगा और जहां तक मैं समझता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक बढ़िया और उचित निर्णय है, लेकिन जिस ढंग से आनन फानन लाया गया है मुझे लगता है कि सर्वदा ये उचित नहीं है। दोनों ही बातें हैं। और 15 अगस्त 19 को प्रधानमंत्री ने ये संदेश दिया था लाल किले के प्राचीर से कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस देश में एक चुनाव होने चाहिए। हर 6 महीने में, साल भर में पूरे देश में चुनाव होते रहते हैं और उससे विकास भी रुकता है, प्रशासनिक कार्य भी ठप होता है, लोगों को भी परेशानी होती है, तमाम चीजें थी। और जो प्रधानमंत्री की बात अपनी जगह पर उचित भी थी और सही है, लेकिन 19 के बाद से अभी तक ये इस पर प्रधानमंत्री ने कहा तो इस पर क्यों विचार नहीं किया गया? इस पर विचार किया जाना चाहिए था। खैर, नहीं विचार हुआ। तो अब ये 24 के इलेक्शन जब सर पर आ गए हैं तो उस समय या एन वक्त पर ये लाने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। ये एक राजनीतिक सुगुफेबाजी है। जहां तक संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अब ये एजेंडा स्पष्ट नहीं है कि इस एजेंडे में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। इसमें ये बिल होगा, महिला आरक्षण का होगा या यूनिक सिविल कोड का होगा, क्या इशू होगा? पहले तो एजेंडा आए तब ये तय हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो कमेटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में, उसमें भी खामियां हैं। मुझे तो खामियां लगती हैं कि इसमें सिर्फ कांग्रेस के एक विपक्ष में खाली एक व्यक्ति को लिया गया, बाकी सारे लोग उसमें ले लिए गए। तो इसमें समूचे विपक्ष को और जो दल है उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। चौथी और पांचवी बात, ये देश संघीय ढांचा है। ये इस देश का कॉन्सेप्ट संघीय ढांचे पर निर्भर है। तो इसमें जो संघीय ढांचा है और इसमें सारे देश के चुनाव को जब लेके आएंगे तो इनको इसमें राज्यों से विमर्श होना चाहिए। अभी जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, ये बात सही है कि उसमें राज्यों से विमर्श होना चाहिए था और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम 16 राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो अब अगर लेके आते हैं तो इस समय तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 10 राज्यों में सरकार है, तो फिर ये 6 और बचेंगे, उनकी सहमत कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं विवाद होगा। और ये आनंद फानंद में अगर उतावलेपन में लाएंगे तो फिर ये कोर्ट में मामला जाएगा, पेचीदा बनेगा। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इतने बड़े फैसले को इतनी अधीरता से या इतनी जल्दबाजी में इतना बड़ा निर्णय लिया जाना, मुझे लगता है कि ये सरकार का निर्णय उचित नहीं है। अगर वो लाती है तो इस पर विवाद खड़े होंगे, विपक्ष विवाद खड़ा कर रहा है और वो स्वाभाविक है। तो 16-17 दिन में आप कैसे इन सारी व्यवस्थाओं को या सारी चीजों को, कमेटी के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि जो वो एक साथ घुमाएगी और ला के वहां संसद में रख देगी? तो इस पे विमर्श होना चाहिए, विधिक राय होनी चाहिए, राजनीतिक दलों के राज्यों की राय होनी चाहिए। ये चीज बड़ा फैसला है और बड़े मूड के रूप में लाना चाहिए। इसके छोटी मानसिकता के आधार पर लाया जाना ये राजनीतिक। ठीक है प्रमोद जी। संजय जी, बड़ा सवाल है। सवाल यही है कि किस तरीके से, जिस तरीके से ये लाया जा रहा है, जिस तरीके से विशेष सत्र बुलाया गया है, और सच में ये एक सवाल है कि किस तरीके से इसको लागू करेंगे। क्या जो कमेटी बनाई गई है उसके पास कोई जादू की छड़ी होगी? क्या वो 1 हफ्ते में, 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देने में सक्षम है? और क्या 16 राज्यों का समर्थन, 10 राज्यों में मान लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2-1 राज्य और समर्थन दे देंगे, जैसे उड़ीसा वगैरह जैसे राज्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश में समर्थन दे सकते हैं। 13-14 राज्य होते हैं, लेकिन कई जगह इस समय कांग्रेस की भी सरकार है, कई जगह और दूसरे दलों की सरकारें हैं, तमिलनाडु वगैरह में। तो ऐसे में कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा? और या फिर केवल इसको एक सगुपे की तरह इस समय मैदान में उछाल दिया है? आपने देखा होगा कि जिस दिन ये वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी मार्केट में आई है, उसके बाद जो विपक्ष की एकता की मीटिंग की खबरें हैं वो दब गई और ये खबर हाईलाइट हो गई। तो क्या खबरें हाईलाइट करने के लिए या नैरेटिव सेट करने के लिए ये लाया गया है? संजय चौधरी जी।
उपाध्याय जी, आपने जो बात की उसमें बात नंबर 1 ये है कि हम इसे जल्दबाजी में लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी न केवल जी और लाल किले के प्राचीर से, बल्कि सदन के पत्तल पर भी अपनी चर्चा में इस विषय को रख चुके हैं। इसका मतलब ये विषय अभी नहीं आया, इसके पहले से ही चर्चा में है। बात नंबर 2, नेशनल लॉ कमीशन ने इस विषय पर पूरी तरह से विचार विमर्श किया और नेशनल लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में ये बात है कि हाँ, देश की संवैधानिक व्यवस्था इस बात की ताकीद करती है कि अगर हम 5 अनुच्छेदों में परिवर्तन और संशोधन कर सकते हैं तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना संभव है। ये नेशनल लॉ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और उसमें इससे सहमति बनाई है। बात नंबर 3, देश में राजनीतिक निर्णयों के लिए सबसे बड़ी संस्था जो विषयों पर बातचीत करती है वो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी करती है। 2 स्टैंडिंग कमेटी ने अपने निर्णयों के आधार पर, जिसमें सारे राजनीतिक दलों के निर्वाचित प्रतिनिधि अनुपातिक आधार पर शामिल रहते हैं, उस स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बात की सहमति बनाई और उन्होंने अपने प्रत्यावेदन में कुछ विशेष सुझाव भी दिए। उन्होंने, जैसे अभी चर्चा में शामिल हुआ कि उपचुनाव लगातार हो रहे हैं, वो तो होंगे, उन्होंने उसमें अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि उपचुनाव वर्ष में केवल 2 बार होने चाहिए और मार्च और सितंबर महीने की कोई तिथि तय कर लेनी चाहिए और उस तय तिथि पर ही हर वर्ष जो उपचुनाव है खाली सीटों पर वो होने चाहिए। उन्होंने एक और अपनी बात में कहा कि कैसे 2.5 साल के टर्म को आगे या पीछे करने की संभावना पर भी संसद को विचार कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श न केवल विधिक आधार पर नेशनल लॉ कमीशन दे चुका है, संसद में जो स्टैंडिंग कमेटी जो विचार विमर्श का सबसे बड़ा केंद्र है वो प्रधानमंत्री जी पकौड़े तलते रहे, पर देश की जनता की और अर्थव्यवस्था की याद नहीं आई थी। सारे पकौड़ों की बात कर की याद नहीं आई थी और प्रशासनिक व्यवस्था की कभी याद नहीं आई थी, जब देश को 9 साल तक निचोड़ते रहे। बंद हो जाती है ना राजस्थान पर, तब बोलती नहीं सुनती है। एक महिला को जिस तरह से नंगा करके आप पूरे राजस्थान में घुमा रहे हैं, जिस पर कैसे मणिपुर में किया गया, मैं मणिपुर का नाम नहीं बोलना चाहते प्रधानमंत्री जी। अब कहा थी प्रियंका गांधी, आपकी महिला नेता मुख्यमंत्री बनी है, एक आवाज नहीं निकलना चाहती मुंह में, दही जम गया उन लोगों के। विपक्ष जब आवाज उठाए तो विपक्ष को नामर्द कहते हैं। मुझे लगता है इस बहस को विषयगत सीमित रखें। इस समय महिला पे बातचीत नहीं हो रही है, न ही मणिपुर पे और न ही राजस्थान पे बातचीत हो रही है। हम लोग विशेष सत्र पे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें मुद्दा यहीं तक सीमित रखना चाहिए। ये मैंने पहले ही कहा कि ये हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से महिलाओं के मुद्दों को इस्तेमाल करता है और अपने अपने तरीके से वो बयान जारी करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज हमारा जो विषय है विशेष सत्र है और विशेष सत्र में भी वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा महिला आरक्षण बिल है, यूसीसी है, कई तरह के बिलों की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी कुछ भी सरकार की ओर से कहा नहीं गया। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि यहीं तक विषय को सीमित रखें। संजय जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं मनोज जी से अब महिला आरक्षण पे बात करूंगा। मनोज जी ने भी एक बात कही। मनोज जी ने कहा कि वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की खामियां गिनाई। छोटे दलों को समाप्त कर दें। मेरे प्रमोद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रमोद जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कब बनते हैं? 1989 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव संभवतः एक साथ हुआ था। तो वन नेशन वन इलेक्शन की खोज कौन थी? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव उसी में पहली बार मुख्यमंत्री बने और हमारे समाजवादी पार्टी, तुम्हारा प्रवक्ता कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान होगा, यानी कि नुकसान के कारण अगर मुलायम सिंह जन्मे तो आपको तो उसका आगे आना चाहिए। और वास्तव में नेशनल लॉ कमीशन में समाजवादी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सहमति जताई है, लेकिन
समाजवादी पार्टी के बात क्या है कि पुरानी चीज याद दिलाने के चक्कर में इनको यही नहीं याद रहता कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तभी बन पाए जब वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से जो भी होगा ठीक है, बेहतर होगा। ठीक है, मनोज जी से ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है संजय जी। मनोज जी अब दो सवाल है। एक तो संजय जी ने जो सवाल उठाया है उस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के आप पहले भी अपनी बात कह चुके हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं, लेकिन सरकार ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है इसे लेकर के, और जरूरी नहीं है कि इस सत्र में उसको लाया भी जाए। हो सकता है महिला आरक्षण पर बातचीत हो। महिला आरक्षण को लेकर के सभी दल अपनी अपनी राय देते रहे हैं और महिलाओं को आरक्षण देने की समय समय पर वकालत करते रहे हैं। यदि महिला आरक्षण इसमें आता है और यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर इसमें आता है, तब आपकी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के चूंकि चर्चाएं चल रही है तो उस पर तो आपसे जवाब अपेक्षित है ही। मनोज जी। देखिए उपाध्याय जी, बीजेपी और बीजेपी की सरकार एक अंधा कुआं है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, न जनता को न राजनीतिक दलों को। बड़ी साफगोई से कह गए कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, तो मोदी जी जो सपना रात को देखे वो सुबह देश में लागू हो जाएगा क्या? आप एक रंग चाहते हैं और खुद दो रंगे हैं, बड़ा अजीब लगता है। कथनी करनी में इतना अंतर। अगर एक रंग चाहते हैं तो कम से कम एक रंग की बात करो, दो रंगा बातें ना होनी चाहिए। और क्या क्या एक करोगे इस देश में, मैं तो जानना चाहता हूँ बीजेपी से। भाषाएं एक करोगे, बोली एक करोगे, क्या क्या एक करोगे? पानी की तासीर को एक करोगे, क्षेत्र की ठंडी और गर्मी और बारिश को एक कर दोगे, क्या क्या एक कर दोगे? देखिए एक लाइन जो बनी थी ना कि तमाम सारी विभिन्नताओं में ही एकता है इस देश में। लेकिन मनोज जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर श्री अखिलेश यादव जी समर्थन कर चुके हैं। 2019 में उन्होंने कहा था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ में हैं। तो आज स्टैंड में आपकी आवाज थोड़ी बदली क्यों नजर आ रही है मनोज जी? देखिए मैं अपनी बात पूरी कहूंगा और मेरी आवाज कोई नहीं बदली है। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट और सही बात कहने पे विश्वास रखता हूँ। जी। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी लाना चाहती है जी, तो क्या पूरे देश की सरकारें बर्खास्त होंगी? पहला सवाल। पूरे देश की सरकारें बर्खास्त हों। कोई चाहे 15 महीने पहले चुनाव होकर मुख्यमंत्री बनाओ, चाहे 1 महीने पहले बन के बनाओ, सारी सरकारें बर्खास्त होनी चाहिए। वो तो होगा ही मनोज जी, वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा उपाध्याय जी। वो तो मनोज जी करना ही पड़ेगा। ये दो रंगे लोग हैं, आपको नहीं मालूम है कि अभी कौन सा नियम ले आएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इनके नियम कानून, इनका सब सिस्टम बिल्कुल अलग है। मैं आपसे महिला बिल पे बात करना जरूर चाहूंगा। आप ये बताइए, अगर महिला बिल लाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से महिला बिल लाएंगे? उसमें यानी कि पीडीए का क्या योग होगा, आप इसके बारे में बताइए। पीडीए के बारे में आप क्या सोचते हैं कि पीडीए का महिलाओं के 35% आरक्षण में क्या रोल रहेगा? इस पे आप अपना रुख स्पष्ट करिए। और अगर आप ये सारी बातें कह के देश के मौजूदा ज्वलंत मुद्दों को भटकाने के लिए कह रहे हैं, तो एक बात बता दूं, ना देश भटकेगा ना लटकेगा, और आपको सिर्फ झटकेगा। और ऐसा झटकेगा कि आप भूल जाओगे कि बहुत दिन तक जनता को मूर्ख बनाया, अब नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनता जान गई है मोदी का चुनाव, और उसका परिणाम इस बात का संदेश होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से देश की जनता को मूर्ख बनाया है, हर मुद्दे पे मूर्ख बनाया है, वो मुद्दा नहीं चलने वाला। ये स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग एक ही बात चाहते हैं और एक ही बात करना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ भी ले आओ, नरेंद्र मोदी अगर वन नेशन वन इलेक्शन लाते हैं तो सिर्फ 2 लाइनों में उसको डिफाइन किए दे रहा हूं, सनम हम डूबेंगे, सनम तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि भारत में जितनी बीजेपी की सरकारें हैं उसमें अधिकांशतः सरकारें डूबेंगी और नरेंद्र मोदी तो डूबने जा ही रहे हैं, उसमें दो राय नहीं। ये बात स्पष्ट है। चलिए ठीक है मनोज जी, ठीक है ठीक है मनोज जी। अनिल शर्मा जी,
अनिल शर्मा जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है कि इंडिया की कई सारी मीटिंगें हो चुकी हैं, हालांकि इसका जवाब मुझे मनोज जी से भी लेना चाहिए था। इंडिया की बहुत सारी मीटिंगें हो गई हैं, लेकिन अभी तक एक कन्वीनर आप लोग तय नहीं कर पाए हैं, अभी तक उसका एक एजेंडा साफ नहीं हो पाया है। हर बार अगली मीटिंग में कुछ भी तय होगा या टाल दिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो इंडिया की इस तरह की मीटिंग्स होती हैं उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में दिखाई देती है, उनका जो नेटवर्क है और उनका जो काम करने का स्टाइल है वो अद्भुत है और उसकी केस स्टडी कई देशों में चल रही है। तो मेरा कहना यह है कि आप कैसे इनसे निपट पाएंगे तमाम सारी एकजुटता होने के बावजूद भी? मेरा सवाल है, बंगाल में दिक्कतें आएंगी, तमिलनाडु में आएंगी, यहाँ तक कि यूपी में भी आपको दिक्कतें आने वाली हैं, तो आपका क्या प्लान होगा, किस तरह से इस पर एक्शन होगा? वो अभी तक कुछ जमीनी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय मीटिंगों के। अनिल जी। उपाध्याय जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि बीजेपी हमेशा एक्शन मोड जी है। कि मैं आपको बता दूं, केवल एक्शन रह गए हैं, बाकी सब एक्टिविटीज खत्म होती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये केवल इतनी डरी सहमी हुई है। मैं आज बड़ी आपके चैनल के माध्यम से बड़ी खुला चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने भी गैर दलों से लोग जिनके पास आए ना, उनको हटा दीजिए। आज भाजपा जो 2 सीटों पर थी, मात्र 2 सीटों पर सिमटकर फिर रह जाएगी। ये कांग्रेस मुक्त करने की बात करते हैं। कांग्रेस युक्त होते चले जा रहे, कांग्रेसी मानसिकता के, कांग्रेसी जिनका डीएनए कांग्रेसी रहा है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में किसी वजह से भी गए हों, लेकिन आज वो कांग्रेस युक्त हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि जिस मदर पार्टी से भारतीय जनसंघ के साथ ये लोग स्टार्ट हुए थे और उसके बाद उससे टूटकर ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर कर आए, और जो विचारधारा इनकी थी गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी बनी, कहां इनकी गांधीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा? जनता के सामने इन्होंने कई रूप खोलने का काम किया। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात और बता दूं, भारतीय जनसंघ धीरे धीरे फिर उभरना स्टार्ट हो गई, जिसको ये किनारे किए हुए थे। जनता के बीच में ये संदेश जाने लगा कि ये डबल रोल वाली पार्टी है, जिसके डबल चेहरे हैं। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल चेहरे वाली सरकार है। जनता के सामने इनका नकाब उतरना शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में कहीं भी कोई परेशानी आनी नहीं है। रही बात संयोजक वाली, कन्वीनर अभी तक क्यों नहीं? देखिए, कन्वीनर के लिए मैं बता दूं, हम लोगों में बहुत बड़ा सामंजस्य आपस में है, कोई दरार नहीं है, कोई टूट फूट नहीं है। और इसका प्रमाण है कि हम एक सीट पर केवल एक प्रत्याशी हमारा गठबंधन का हो इंडिया, और पूरी ताकत के साथ हम जितनी भी पार्टियां हैं अभी तक, जैसे कांग्रेस में हम हैं, समाजवादी पार्टी में यादव साहब है, या अन्य दलों में और लोग हैं, ये सारे लोग, हम लोग अपने अपने संगठन को अंदरूनी तौर पर मजबूत करते हुए क्षेत्र की जनता से हमारा सीधा संवाद चल रहा है। धीरे धीरे जो हमारी कांग्रेस की पुरानी नीति होती थी, उस नीति पर हम लोग काम करते हुए जनता के बीच में है। और रही बात दिखावे की, ठीक है संजय जी, ठीक है अनिल जी, समय हमारे पास कम है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। संजय जी, अभी बहुत सारी बातें मनोज जी ने भी कहा और अभी अनिल शर्मा जी भी कह रहे थे। इन तमाम सारी बातों का एक निचोड़ ये निकलता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो इंडिया गठबंधन बना है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या कहीं कोई आशंका या भय नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से ये सब किया जा रहा है? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिए, समय हमारे पास बहुत कम है। जी संजय। उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के अभियान में है। पिछली बार जो 14 में चुनाव हुआ था, तो देश की राजनीति के मठाधीश और विपक्ष के लोग कहते थे कि भाजपा तो कभी बहुमत पा नहीं पाई है, भाजपा बहुमत नहीं पाएगी। 14 में भारतीय जनता पार्टी ने 273 को क्रॉस किया था। दूसरे चुनाव में इन्हीं दलों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक बार जीत गई है, लेकिन दोबारा जीत कर नहीं आ पाएगी। 19 में हम उससे बड़े बहुमत के साथ जीत कर आए। अभी ये उसी पुराने रिकॉर्ड को बजा रहे हैं। लेकिन एक भी वादा आपका पूरा नहीं हुआ 75 साल में। 75 साल वादे 2019 में जो वादे किए थे, 2014 में जब किए थे उनको भूल गए, और फिर 75 वादे किए, 75 वादों में एक भी वादे पर आप खड़े नहीं उतरे। जनता एक एक वादे को आपको जानती है। अनिल जी, आपकी बारी में वो नहीं बोल रहे थे,
अनिल जी, जब आप बोल रहे थे संजय जी नहीं बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूं जब आप बोल रहे थे संजय जी बिल्कुल नहीं बोले, अब ये अपनी बात पूरी करने दीजिए उनको। जी संजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के आधार पर निश्चित है कि हम 24 में और बड़ी जीत हासिल करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 लाख लोगों से ज्यादा ऐसे लोग जिन्होंने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, आज भारत का वो गरीब, गुरबा, सामान्य, आम व्यक्ति, किसान उसके बैंक में खाते हैं और खाते में सरकार के पास। ठीक है संजय जी, समय हमारे पास इतना ही है। बहरहाल अभी हमें इंतजार है 18 सितंबर का। 18 सितंबर को क्या होता है, एजेंडा क्या रहेगा विशेष सत्र में, क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, अभी टेंशन इस देश की यही है। आप सब लोग मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष सत्र को लेकर के जो कवायद इस समय चल रही है उसे लेकर के टेंशन तो है, विपक्ष को भी देश को भी। क्या होने वाला है ये किसी को कुछ नहीं पता है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।